अब सुनो ध्यान से, लास्ट क्लास हम लोगों ने इंथैल्पी और हीट कैपेसिटी कर लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे एक बार दोबारा मैं करा देता हूँ। हमने थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ लिया था, ऐसा मुझे बाद में महसूस हुआ। तो इसको मैं आपको फील दिलाता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा ऊपर आ जाओ। ऊपर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का, फिर हमने देखा कि उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। एडवांटेज ये था कि हमें पता चल जाएगा कि कोई रिएक्शन बिना ऐसे मिलाए हम बता देंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, हमें ऐसे मिला के देखने की जरूरत नहीं थी। डिसएडवांटेज था कि हम इसका रेट नहीं बता पाएंगे, स्पीड नहीं बता पाएंगे कि कितनी जल्दी वो रिएक्शन होगी, 2 घंटे में होगी, 4 घंटे में होगी, 6 घंटे में होगी, 1 सेकंड में होगी, टाइम नहीं बता पाओगे। फिर टर्म्स कुछ बताए थे कि सिस्टम क्या होता है, जिसकी पढ़ाई करनी है वो सिस्टम, उसको छोड़ के पूरी दुनिया सराउंडिंग, और दोनों को जो अलग करे उसे कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री में 6 होती हैं। एक होती है रिजिड, रिजिड का अपोजिट फ्लेक्सिबल। एक होता है रियल, रियल का अपोजिट इमेजिनरी। एक होता है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का अपोजिट डायथर्मिक। इस तरीके से 6 बाउंड्री थी। इसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा दिया। फिर स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की स्टेट मतलब सिस्टम की अवस्था। अब सिस्टम की अवस्था बताने के लिए कुछ पैरामीटर्स यूज करोगे, क्या क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, पीएच, मास, मोल्स, मोलैरिटी, इंथैल्पी, है ना, दुनिया भर की चीजें, कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो सब। अब वो होते थे स्टेट फंक्शन, मतलब वो अपने इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते थे। पाथ फंक्शन मैंने आपको एनर्जी बता दिया था कि एनर्जी जो है वो पाथ फंक्शन है, बाकी सब स्टेट फंक्शन है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल हो सकता है वो प्रोसेस, या फिर वो प्रोसेस साइक्लिक होगा। इसके बाद रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, या तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या वो इरिवर्सिबल होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था। रिवर्सिबल मतलब बहुत ज्यादा स्लो, इनफाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, और सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम में चलेगा। मतलब इक्विलिब्रियम, 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 आपको लगेगा ही नहीं कि ये हिल रहा है, आपको लगेगा कि ये तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो वो रिवर्सिबल था। बाकी इरिवर्सिबल जो एक झटके में हो जाए, ये लो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, बीच में कहीं इक्विलिब्रियम में नहीं आया, बीच में आपको मूविंग दिखेगा, बीच में आपको मूविंग दिखेगा, लेकिन वैसे आपको रिवर्सिबल वाला जो है वो थोड़ा रुक रुक के दिखेगा। तो ये हमने इसमें पढ़ा था। फिर एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखा था। देन हीट एंड वर्क, हीट में हमने देखा था कि एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर सिस्टम के अंदर हीट आएगी तो पॉजिटिव, सिस्टम से जाएगी तो नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब मेरे ऊपर कोई सिस्टम, मैं सिस्टम हूं, मेरे ऊपर वर्क डन होगा तो मतलब मेरे पे एनर्जी आएगी तो पॉजिटिव। बाकी नेगेटिव अगर वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा हो। फिर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो इंटरनल एनर्जी हमने समझा था, उसका एक फॉर्मूला हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो उस बॉडी को हीट कर दो या उस पर वर्क डन कर दो, तो वो फॉर्मूला आया। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, तो लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी। ठीक, फिर बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने करा था कि पी एक्सटर्नल और चेंज इन वॉल्यूम, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन आ जाएगा। और नेगेटिव क्यों लगाया था, नेगेटिव इसलिए लगाया था ताकि साइन कन्वेंशन सही हो जाए। कौन सा साइन कन्वेंशन, ये वाला। इसके बाद रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसका बकायदा हमने डेरिवेशन देखा था, जिसमें ये फॉर्मूला हमने देखा था, और आपको लॉग देखना भी सिखा दिया था। इसके बाद कुछ केसेस और हैं, इन केसेस में मैं बार बार गौर इसलिए करवा रहा हूँ आपसे क्योंकि पेपर में आ जाते हैं एज इट इज। देखो फिर से देख लेते हैं कुछ कुछ केसेस। जैसे फ्री एक्सपेंशन का एक केस है, तो फ्री एक्सपेंशन मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में जो बाहर का प्रेशर है, ऊपर से जो प्रेशर लगता है वो जीरो हो जाता है। अगर वो जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला देखो ये रहा, ठीक है, पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन पूरा जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो क्यू पे, एक डब्ल्यू पे। डब्ल्यू जीरो हो गया तो सिर्फ क्यू बचा, तो देखो क्यू लिख दिया। फिर मैं पूछूं फॉर डेल्टा वी बराबर जीरो, अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें डेल्टा वी जीरो हो जाए, यानी वॉल्यूम चेंज ही ना हो, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, तो अगर डेल्टा वी जीरो हो गया तो अगेन बेटा कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये रहा, यहाँ पे तुम पुट करोगे, है ना, लिख दूं यहाँ पे, तुम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, या छोटा क्यू लिख लो बड़ा क्यू लिख लो, एक ही बात है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब तुम कह रहे हो डेल्टा वी बराबर जीरो है, तो अगर डेल्टा वी बराबर जीरो है तो बेटा ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो और उस केस में डेल्टा यू बराबर होगा सिर्फ क्यू के। और ये मैंने वी क्यू लिखा है तो ये लिख दिया, इसका मीनिंग लिख दिया मैंने, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का कंटेंट होगा, आदान प्रदान होगा, वही इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर बताएगा। क्योंकि आप वॉल्यूम तो एक्सटेंड कर नहीं रहे हो और आप उसमें हीट दिए जा रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी जो बढ़ेगी वो उसका जिम्मेदार कौन होगा, सिर्फ आपका हीट।
फिर से सुनो, इसका फील सुनो, इसका फील क्या है? फील ये है कि बीकर में आपने जो पिस्टन था उसको लॉक कर दिया, पिस्टन अब ऊपर नहीं उठ सकता, पिस्टन अब नीचे नहीं आ सकता, और आप हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो। तो हीट देने पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो कोई काम करते तो एनर्जी कम भी होती। अगर वो कोई काम करते, पिस्टन को उठा देते, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता, तो सिस्टम थोड़ी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता। मान लीजिए 40 जूल आया, 40 में से 30 जूल रखता, 10 जूल का पिस्टन उठा देता। लेकिन वो भी नहीं हो सकता, पिस्टन उठा ही नहीं पा रहा है क्योंकि लॉक लगा दिया आपने। तो 40 की 40 जूल जो है हीट जो आप दे रहे हो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रूप ले रही है, इसलिए फॉर्मूला आया। फिर एक और केस है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस अगर है कोई तो उसका डेल्टा यू 0 होता है बेटा। ये एक ऐसे कह लो जूल ने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया है, और एक समझ लो फैक्चुअल डाटा है ये, एक फैक्चुअल डाटा। पहली बात तो आइडियल गैस होती नहीं है ना, तो ये फैक्चुअल डाटा है कि डेल्टा यू 0 होगा, और अगर डेल्टा यू 0 होगा तो Q बराबर -W के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला देखो ये रहा, और अगर तुम यहाँ पे 0 पुट करोगे तो W यहाँ आ जाएगा माइनस होने, तो देखो Q बराबर -W। अब सवाल उठता है कि सर इसका फील नहीं आया, इसका फील दो कि ये 0 क्यों आ गया। तो देखो इसका मैं फील बता देता हूँ। इसका ऐसे समझ लो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ गैस है, ठीक है, और आपने क्या करा, ये जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है, मतलब अंदर का तापमान और बाहर का तापमान अभी सेम है। अगर सेम नहीं भी होता है तो हो जाएगा बाद में। मान लीजिए आप कहीं से फ्रिज से उठा के लाए, तो फ्रिज से उठा के लाए तो एकदम ठंडा होगा, आप इसे रख दो अपने सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग की हीट इसमें फटाफट 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 इसमें हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अब हीट ट्रांसफर हो गई, कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक दोनों जगह सेम ना हो जाए। तो अंदर की हीट बाहर की हीट सेम है, तो टेम्परेचर अंदर और बाहर का सेम हो गया, इसीलिए तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल। अब ये आइसोथर्मल कंडीशन में आ गया। अब आप मान नहीं रहे हो, आपने इसमें फिर से हीट डाल दी, तो जैसे ही आपने इसमें हीट डाल दी होगी बेटा, ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा हीट जो है इसके पास उससे या तो पिस्टन उठा देगा, या तो पिस्टन उठा देगा। पिस्टन उठा दिया तो सारा इसने एनर्जी यूटिलाइज कर लिया। भाई पिस्टन उठाने में सिस्टम की एनर्जी लगेगी ना, पिस्टन को जब उठाओगे तो एनर्जी कौन लगाएगा? सिस्टम लगाएगा। और जब सिस्टम एनर्जी लगा रहा है तो अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, कौन सी? हीट वाली। ठीक है, तो जितना आप इसमें हीट डालोगे उतना ही सिस्टम को उठा देगा। तो अगर Q आपने हीट प्रोवाइड करी है तो -W आ रहा है, -W का मतलब वर्क डन माइनस में चला जाएगा। इस तरीके से आप समझो, या ऐसे समझ लो कि जब आपने इसके अंदर हीट डाली तो जो एक्स्ट्रा हीट है वो इसके अंदर रुक ही नहीं पाएगी, वो हीट बाहर आ जाएगी वापस से। क्यों बाहर आ जाएगी? क्योंकि आपको आइसोथर्मल केस रखना है। आप अंदर हीट डाल रहे हो, हीट बाहर आ जाएगी, क्योंकि हीट अंदर जब ज्यादा हो जाती है तो हाई हीट से लो हीट की तरफ मूव करता है, और हाई हीट से लो हीट सराउंडिंग में मूव कर गया, तापमान फिर से सेम हो गया, आइसोथर्मल। तो इसीलिए इंटर एनर्जी में चेंज ही नहीं आया, क्योंकि इंटर एनर्जी चेंज किसके बराबर होती है? Q प्लस W के। ना तो आप Q रोक पाए, आपने Q डाला तो सही, आपने तो 40 जूल डाल दिया था ये सोच के कि डेल्टा यू 40 हो जाएगा, आपने Q डाल दिया 40 जूल ये सोच के कि डेल्टा यू 40 हो जाएगा, लेकिन वो जो 40 आपने डाला वो फिर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि अंदर हीट ज्यादा हो गई, बाहर हीट कम थी। एडियाबैटिक वॉल तुमने लगाई नहीं, तुमने लगा रखी कंडक्टिंग वॉल। अब अंदर गर्मी ज्यादा होगी तो बाहर निकलेगी। तुम अंदर डालते रहो, क्या फायदा है? बाहर निकलती रहेगी। तुम अंदर डालते रहो, बाहर निकलती रहेगी। तो वो वापस से इंटर एनर्जी का चेंज 0 हो जाएगा, इंटर एनर्जी बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि इंटर एनर्जी बढ़ाने के लिए अंदर हीट तो डालो। अब हीट डालते वो हीट तो बाहर आ जाती है तुरंत ही, इसलिए डेल्टा यू 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। अगर ये 0 हो गया तो Q बराबर -W। इसीलिए 6.2 में 6.3 गुलाबी बक्सा जो है वहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है बार बार। बॉम्ब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। बॉम्ब इस प्रिंसिपल पर काम नहीं करते, बॉम्ब का एक अलग हिसाब किताब है बेटा। ठीक है, वो बॉम्ब बनाना हम आपको सिखा देंगे, केमिकल काइनेटिक्स में सिखाएंगे। ठीक है, अब क्या करें, बस सिखाना पड़ता है, साइंस में है सब कुछ। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में भी मतलब स्पेसिफिक नहीं सिखाएंगे, पर ये है कि आपको रेट बता देंगे कि कोई चीज कितनी देर बाद होती है। तो जब आप बॉम्ब बनाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपका बॉम्ब कितनी देर बाद फटेगा। वो आपने देखा टाइमर लगा देते हैं, टाइमर ऑन कर देते हैं, वो 1 मिनट बाद बॉम्ब फटता है। तो एक्चुअल में वहां अंदर केमिकल्स हैं जिसका तुम्हें पता है कि ये 1 मिनट बाद रिएक्शन करने वाले हैं,
तुम केमिकल काइनेटिक्स पकड़ लेते हो उस रिएक्शन की। तो सर इसके उसमें काइनेटिक्स क्या? सेटिंग्स भी हाँ होती है कि 1 मिनट बाद फटना है, 2 मिनट बाद कर सकते हाँ हैं हाँ, चेंज। वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि आप उसमें आपने बटन दबाया तो 2 मिनट बाद उसमें टाइमर ऑन हो जाता है कि 2 मिनट बाद फटेगा। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि वो जो बम है 2 मिनट बाद ही फटेगा? पहले फट गया तो या लेट फटा तो एक्चुअल में उसके अंदर जो केमिकल्स आपने डाले हैं, वही बम बनाने में क्या होता है, केमिकल ही तो डाले जाते हैं। जो केमिकल आपने डाले हैं वो जब रिएक्शन करेंगे तो कितनी देर बाद आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो केमिकल काइनेटिक्स होती है, यानी रिएक्शन की स्पीड। अब वो रिएक्शन की स्पीड आप कब पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 4 ट्वेल्थ क्लास। तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई इसकी स्पीड जो है वो 2 मिनट की बात की है, तो आपने 2 मिनट का टाइमर उसमें लगा रखा है। इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है। हाँ, कोई चैट में क्या लिख रहे हो? सर मैं बोलूंगा कि अगर ये हीट वापस देता है तो बॉम्ब में टेम्परेचर बढ़ता है नहीं है, पर वो फिर अपनी सारी एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ, वो हाई हीट से लो हीट ट्रांसफर करता है, वो बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। वहां बहुत सारी एनर्जी हो जाती है और रिलीज कर देता है। आगे सुनो। अब इतना होने के बाद बेटा ये देखो, मैं इसको बक्से में बंद कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसलिए इसको बक्से में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ बेटा एंथैल्पी पे। तो एंथैल्पी का ये मैथमेटिकल टर्म था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक। हीट कैपेसिटी आपको सिखाया था, मोलर हीट कैपेसिटी बता दिया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दिया था, मोलर के 2 केस होते हैं ये भी आपको बता दिया था। अब मैं आज फिर से एक बार इस टॉपिक को डिस्क्राइब करना चाहूंगा, या फिर आपको अगर पूरा याद समझ आ गया था तो बोलो फिर हम इससे आगे बढ़ जाए, या मैं इसी टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूं, क्योंकि मैंने कल ये पढ़ाया था और मुझे लगा कि मैंने बेस्ट नहीं दी, शायद मैं आज बेस्ट दे सकता हूँ इस टॉपिक पे। और अगर तुम कहते हो कि बढ़ जाओ तो आगे बढ़ जाएंगे। बोलो, रेज योर हैंड कि सर हाँ ये पढ़ा दो। जिनका रेज नहीं आया हैंड मतलब वो कह रहे हैं आगे बढ़ जाओ। ओके, किसी ने रेज हैंड नहीं करा। एक बच्चा कह रहा है आदित्य भाटी कि सर दोबारा पढ़ाओ, कुणाल भी कह रहे हैं सर दोबारा पढ़ाओ। भाई ऐसे तो आप हार जाओगे, 3 बच्चों ने कहा दोबारा पढ़ाओ। ओके, 9 बच्चे हैं, 9 में से सिर्फ 4 बच्चों ने कह दिया। अब टाई हो चुका है, एक एक वोट और इधर चाहिए तब जाके पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। 4 बच्चे, अच्छा एक ने तो वही छोड़ दिया, क्लास ही छोड़ दी। तो अब 8 बच्चे हैं, 8, अच्छा ओके, दृष्टि का भी आ गया, ठीक है। तो भाई चैप्टर ये टॉपिक मैं दोबारा एक बार पढ़ा देता हूँ, फील दिला देता हूँ बेसिकली, है ना। बेसिकली फील दिला देता हूँ कि क्या टॉपिक होता है। हालांकि इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी, हीट कैपेसिटी ये तो आसान टॉपिक है, इसमें थोड़ी इंथैल्पी में फील करने में दिक्कत होती है ना। चल मैं इंथैल्पी का फील दिलाता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट लो, देखो कितनी बढ़िया चीज बनाई है आपने, है ना। आपने ही तो बनाई है, मैंने पढ़ा मतलब मैंने बनाया, लेकिन आपने भी तो इसे पढ़ा है ना। बेसिकली ऐसी चीज आप भी बनाया करो। और अभी तो ये चैप्टर भी 60% खत्म हुआ है, देखो 60% में बोर्ड भर गया, 40% अभी और भी वेट कर रहा था। स्क्रीनशॉट लो इसका, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। ऐसा बना बना के देखा करो, आपको खुद को अच्छा लगेगा, यार देखो हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे से, अब आपके ऊपर डंडा करने वाला कोई नहीं है। अगर ऑफलाइन होते तो मैं आपको मारता पीटता कूटता और फिर आपसे रिजल्ट निकलवाता, लेकिन अब आप ऑनलाइन हो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि यहाँ से पढ़ के अपना रिजल्ट कैसे अच्छा करें। हम आपको देखने आ नहीं रहे कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, ना आप हमें ढंग से अपना रिजल्ट बताते हो, ना हमें ये बताते हो कि क्या 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 दिक्कत आ रही है आपको। आप बस हमसे पढ़ लेते हो और हर क्लास में आप आ जाते हो, पेमेंट फीस दे देते हो, बस इतना ही है। तो ऐसे ऑनलाइन में आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। ऑफलाइन में यही तो फायदा है, ऑफलाइन में टीचर ऊपर रहता है स्टूडेंट के कि कर, अभी बैठ के कर। लेकिन आप ऑनलाइन में ये सब हो नहीं सकता, तो ऑनलाइन में बच्चे को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी है, वरना आपका नुकसान है इसमें और किसी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मैं एक बार इंथैल्पी बता देता हूँ। देखो बच्चों, इंथैल्पी को समझाने से पहले एक लेमन लैंग्वेज में इसको समझते हैं, ठीक है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए वेदांत है ना। एक बच्चा माइक ऑन कर लो जिसका माइक अच्छा चलता हो। आदित्य भाटी माइक चल रहा है आपका अच्छा? यस सर। ठीक है आदित्य भाटी, आप मुझे जवाब देंगे और मैं वेदांत को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने बच्चों वेदांत को 100 रुपए दिए, तो और वेदांत पे पहले से कितने रुपए हैं मुझे नहीं पता, वेदांत पे पहले से कितने रुपए हैं मुझे नहीं पता, मैंने इसको 100 रुपए दिए। अब मैं पूछ रहा हूँ चेंज इन अमाउंट बताओ कितना हुआ। तो आप कहोगे सर चेंज इन 100। अमाउंट ना 100 रुपए है सर चेंज इन अमाउंट,
क्योंकि इनिशियली सर x रुपए थे, बाद में सर हो गए x प्लस 100। और सर चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। फाइनल है x प्लस 100 माइनस x, क्योंकि x इनिशियल था, x से x कट जाएगा तो 100 रुपए आ गया, जो कि आदित्य भाटी यानी आपका जो कोऑर्डिनेटर है, जो आपकी तरफ से जवाब दे रहा है, वो है आदित्य भाटी। इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज माइक ऑन करके पूछ लेना। तो आदित्य भाटी कहते हैं सर 100 रुपए चेंज आया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब मैं कुछ देर बाद देखता हूँ, मैंने वेदांत से कहा कि वेदांत बेटा पैसे दिखाना कितने बचे, मतलब कितने तुम पे है। तो वेदांत ने मुझे दिखाए 80 रुपए, वेदांत ने मुझे 80 रुपए दिखाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 20 रुपए जो है कहीं खर्च कर दी, ठीक है, 20 रुपए उसने कहीं खर्च कर दिए। तो अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में पूछूं कि 20 रुपए माइनस हुए कि प्लस हुए, तो आप बोलोगे कि सर माइनस हो गए उसके रिस्पेक्ट में, वेदांत के रूप में, कि सर 100 रुपए थे, 20 रुपए चले गए मेरे से, तो माइनस हो गया। लेकिन अब मैं अपने रिस्पेक्ट में पूछूं अगर कि बेटा मैंने देखो 100 दिए थे, 80 तेरी जेब में पड़े हैं, 20 रुपए तो खर्च कर दिए, तो देखना उस चीज को ऐसे नहीं लिखोगे। चेंज इन अमाउंट इज इक्वल टू चेंज इन अमाउंट, ए मतलब अमाउंट, ठीक है, कितना बचा है, बच्चे को क्या लिखेंगे, बच्चे को क्या लिखेंगे, रिमेनिंग, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा है प्लस कितना खर्च हुआ, एस मतलब स्पेंड, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपए लिखो, यहाँ पे 80 रुपए लिखो, और यहाँ पे 20 रुपए लिखो। क्या ये इक्वेशन सही लग रही है आपको, बिल्कुल कोई कमी लग रही है आपको इस इक्वेशन में? यस सर। नो सर, नहीं लग रही। कुछ ऐसा लग रहा हो कि सर ये माइनस लगाओ यहाँ पे, ऐसा कुछ लग रहा हो आपको तो बताओ। क्योंकि बेटा अगर यहाँ माइनस लगाओगे ना तो ये मैथमेटिकल आप प्रूफ नहीं कर पाओगे दोनों को इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाना है। माइनस क्यों लगा रहे थे, क्योंकि सिस्टम के रिस्पेक्ट में सोच रहे हो आप कि सिस्टम से तो सर चीजें चली गई, तो सर माइनस लगाओ, माइनस 20 रुपए। लेकिन बेटा मैथमेटिकल फिर इसको कैसे सही करोगे, ठीक है वो 20 रुपए तुमसे माइनस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो 100 रुपए दिए थे, मैंने तो 100 रुपए दिए थे, वो 80 रुपए तुम पे बचे हैं, 20 रुपए तुमने खर्च कर दिया, दोनों को जोड़ोगे तभी तो 100 रुपए आएगा, ठीक है। अब इस चीज का इस्तेमाल करूंगा मैं एंथैल्पी को समझाने में, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सिस्टम है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये रहा सिस्टम, एंथैल्पी का फील ये लगा लो बेवकूफी है, एंथैल्पी का फील आप दिला ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि एंथैल्पी इज जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म बस, ठीक है, मैथमेटिकल है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आ पाए कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो आपने क्या करा, यहाँ पे आपका पिस्टन है, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बच्चों प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, ऊपर से प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा होगा कि जहां पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वहां पे कभी आंधी तूफान चल गया, कभी एकदम सन्नाटा हो गया, कभी बारिश पड़ गई, कभी इंद्रधनुष निकल गया, ऐसा नहीं होगा। आप एक सही सी जगह पे बैठे होंगे और वहां पे प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, इसका मतलब बाहर से जो दबाव है हवा का वो एक फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लिख देते हैं कि पी एक्सटर्नल यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम यहाँ 1 एटीएम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ से हीट किया, आपने यहाँ से हीट किया, बेसिकली हीट मतलब बेटा क्यू है ना, क्यू आपने अंदर डाला। अब जैसे आपने क्यू अंदर डाला तो मॉलिक्यूल्स की जैसे ही, ऐसे समझ लो कि बिफोर हीट पी एक्सटर्नल बराबर होगा पी इंटरनल के। जब हीट नहीं करा था तो पिस्टन ऐसे रुका हुआ था, इसका मतलब बाहर का दबाव और अंदर का दबाव दोनों सेम है, तभी तो पिस्टन रुका हुआ है, ठीक है जी। बिफोर हीट की कंडीशन सही लग रही है सर। लेकिन बच्चों आफ्टर हीट क्या होगा, आफ्टर हीट आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स विल गेट काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, विल गेट काइनेटिक एनर्जी या विल इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, जैसा आप कहें, भाई काइनेटिक एनर्जी पहले से भी थी। अब कुछ बच्चे इसका सेंस लगाएंगे, सर मॉलिक्यूल विल गेट काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले नहीं थी क्या सर, अरे थी, पहले भी थी, अब ज्यादा हो जाएगी। तो अब ज्यादा को कैसे लिखोगे, या तो मॉलिक्यूल्स विल गेट काइनेटिक एनर्जी मोर लिख लो, या मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज लिख लो, जैसा आपका मन करे। मैंने लिख दिया मॉलिक्यूल्स विल गेट मोर काइनेटिक एनर्जी लिख लेते, ताकि हम भी सही हो, तुम भी गलत ना हो, हम भी सही हो, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो दीवार में देह टक्कर, अरे मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई ना, फटाफट टक्कर मारेंगे। अगर दीवार में टक्कर मारेंगे तो बच्चों इंटरनल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर से, और अगर इंटरनल इंक्रीज कर गया तो आप सोचो पिस्टन ऊपर उठने लगेगा कि नीचे दबने लगेगा या वहीं रहेगा, बताओ। ऊपर उठने लगेगा। ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। अगर ऊपर उठने लगेगा, अच्छा कब तक उठेगा सर? जब तक उठेगा जब तक दोनों वापस सेम ना हो जाए। तो पिस्टन विल मूव अपवर्ड, पिस्टन विल मूव अपवर्ड टिल P इंटरनल बराबर P एक्सटर्नल। क्लियर? अच्छा, तो अब ये क्या सेंस जा रहा है सर? तो सेंस ये जा रहा है कि जब आपने हीट प्रोवाइड करी, when you provide heat, some heat is कैसे लिखे, some heat used to raise, some heat used to raise internal energy, and some heat used in work done by system। भाई जो आपने 40 जूल की हीट दी, मान के चलो 40 जूल की हीट दी, तो 40 में से क्या करा, 30 जूल तो मेरी एनर्जी बढ़ गई। बढ़ी तो देखो 40 जूल ही थी, 40 जूल आपने दी, 40 जूल मेरे अंदर बढ़ गई। लेकिन मैंने क्या करा, मुझसे 10 जूल हजम नहीं हुई, मैंने 10 जूल का काम कर दिया। तो मेरे पे जो इंटरनल एनर्जी जो अब बची है वो कितनी बची है, 30, क्योंकि 10 मैंने क्या कर दी खर्च, 100 रुपए दिए थे, 80 रुपए बचे, 20 रुपए क्या कर दिए खर्च। तो 40 जूल दी थी, 30 जूल मैंने अपने पास रखी। अगर 30 जूल अपने पास रखी तो मेरी क्या बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या थी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। आप 40 जूल दे रहे हो तो 40 जूल बढ़ जानी चाहिए थी, पर 40 जूल बढ़ी नहीं, बढ़ी सिर्फ 30 ही जूल। आपने 40 जूल फेंका। आप नाप रहे हो कि यार डेल्टा यू ना 40 आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्यू 40 दिया है इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्यू 40 दिया है तो डेल्टा यू भी 40 होना चाहिए, लेकिन 30 निकला। तो इसका क्या सेंस जाएगा, इसका सेंस जाएगा कि उसने 10 जूल का काम कर दिया। तो देखो काम किया ना, पिस्टन को उठाया, आप ने बोला कि पिस्टन उठेगा, तो जब पिस्टन उठा तो 10 जूल का काम हो गया। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है बच्चों को समझना, बच्चा सोचता है कि शायद जितना 40 जूल आया 40 जूल का ही वर्क डन हो जाएगा। नहीं, 40 जूल का वर्क डन नहीं होगा, कुछ एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी में लग जाएगी। some heat used to raise internal energy and some heat used in work done by the system। कुछ वर्क डन में लग जाएगा और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग जाएगा। क्लियर? अच्छा, और ये हीट तो इसके अंदर जो भी अब हीट कंटेंट होगा वो होगा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। मान लो एक्सटर्नल प्रेशर की कहानी नहीं होती, कुछ वैक्यूम होता है, कुछ और चीज होती, तो केस बदल जाता। तो बेटा अब जो, ध्यान सुनना, अब जो ये हीट है जो आपने ऐसे दी अंदर, है ना, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, फिर से सुनो, अब जो आप ये हीट दे रहे हो अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर जो कि फिक्स है, इसी हीट को कह देते हैं इंथैल्पी, इसी हीट को कहते हैं इंथैल्पी, बस। ठीक, अब मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखना फॉर्मूला, ये लो, हीट का चेंज, हीट का चेंज, हीट के चेंज से क्या क्या देखने को मिला आपको। एक तो आपको देखने को मिला इंटरनल एनर्जी बढ़ गई आपकी, भाई जितना ये करोगे प्लस उतना ये प्लस होता रहेगा, सामने सामने लिखा है, और प्लस लिखोगे पी डेल्टा वी। यहीं पे कंफ्यूजन है, बच्चा कहता है सर माइनस पी डेल्टा वी लिखो, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, लेकिन फिर बेटा ये मैथमेटिक्स कैसे सही होगी। ध्यान से सोचो, आपने 40 जूल दिया, 30 जूल उसके पास है और 10 जूल उसने खर्च कर दिया। अब तुम यहां अगर लिखवाओगे 30 माइनस 10 तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, यहाँ तुम लिखवा रहे हो सर 30 माइनस 10 लिखो सर। अरे माइनस 10 लिख दोगे तो भाई ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, कैसे इक्वल टू करोगे। ठीक है तुमने खर्च कर दिया, लेकिन मैंने तो 40 दिया था ना, मैं जब बताऊंगा तो मैं तो तुम्हारा सम करके बताऊंगा ना, मैं थोड़ी माइनस करके बताऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लगता है ताकि मैथमेटिकल रिलेशन भी सही हो पाए। ये होता है इंथैल्पी। अब इसी क्यू को, क्योंकि एक कांस्टेंट प्रेशर पर बताई गई है, तो आप इसी को कह देते हो डेल्टा एच
यहाँ पे डेल्टा यू रखते हो और ये पी डेल्टा वी रखते हो, और यही फॉर्मूला यहाँ पे था। डेल्टा मतलब आप चेंज बता सकते हो, कितना हीट उसमें पहले से था बॉडी में, ये थोड़ी बताओगे। आपने 40 जूल दे दिया तो क्या आप ये बता दोगे कि उस पर कितनी एनर्जी हो गई? नहीं, आप चेंज इन हीट बता सकते हो कि सर 40 जूल का चेंज आ गया होगा उसकी हीट में, लेकिन आपने नोटिस किया तो इंटरनल एनर्जी 40 की बढ़ी नहीं, 30 की बढ़ी, तो 10 कहाँ गई? 10 वर्क डन में लगा दी उसने। तो क्या आप माइनस करके बताओगे? क्या माइनस करके बताओगे तो 40 के बराबर कैसे लिख पाओगे? डाटा को 40 के बराबर नहीं लिख पाओगे, इसलिए इसको हम प्लस लगा देते हैं। जितना मैं समझ पाया हूँ इंटरनल एनर्जी को, मैंने आपको इस आसान भाषा में सिखाया, अदरवाइज बेटा यही है। बोलो, आया कुछ डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट मन में आ रहा हो। इस तरीके से बताते नहीं है कहीं भी। सर आपने कहा सर कि वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन फॉर द सिस्टम, मतलब जो आपने वो स्टेटमेंट्स बताई थी वो किस चीज में थी फिर? जब हम मतलब उसका साइन लगाते हैं फिर चेंज कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ हाँ हाँ, वो यही था, यही था वो, यही समझो उसको। आपने 40 यही जूल था, हीट तो सप्लाई करी। इसमें फिर हम हाँ, तो उसमें तो साइन चेंज करते हैं फिर। उसमें साइन चेंज करते हैं क्योंकि आपको इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में बताना है ना बेटा, उसमें आपको इंटरनल एनर्जी बतानी है, इसमें आपको हीट बताना है। फर्क है दोनों बातों में। ओके सर। आपको इंटरनल एनर्जी था, 40 जूल हीट दिया, 40 जूल वर्क डन दिया। मैंने पूछा इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, आप कहोगे 80, 40 प्लस 40 प्लस, है ना। लेकिन अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो, मैंने 40 जूल हीट दिया तो इंटरनल एनर्जी कितना बताओगे? कहोगे सर 40। लेकिन मैं कहूं कि भाई 20 जूल वर्क डन चला गया, तो अब इंटरनल एनर्जी कितना बचा? आप कहोगे सर 20। आप कहोगे सर अगर आपने 40 जूल हीट दिया और आप कह रहे हो कि सिस्टम ने 20 जूल काम कर दिया, तो अब इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई है? आप कहोगे 20। हाँ या ना? ऐसी तो ये करते थे आप, यहाँ प्लस का सर 40 यस। फिर यहाँ माइनस माइनस का 20 लिखते थे, यहाँ प्लस का 40 यहाँ माइनस का 20 लिखते थे। लेकिन अगर क्यू के रिस्पेक्ट में पूछे तो ये माइनस का 20 वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 20। देखो वही तो करा है, यहाँ के क्या हो गया? प्लस का 20। और ये सारा खेल कहाँ चल रहा है? कांस्टेंट प्रेशर की वजह से। ऊपर ऊपर प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट, इसीलिए डेल्टा क्यू ना बोलकर डेल्टा एच बोल दिया, बस। मिक्सी चल रही है। अब बोलो वेदांत, और कोई मन में डाउट रह गया? बोलो। वेदांत बोलो बेटा, कुछ मन में लग रहा हो। नहीं सर, मेरे को तो समझ में आ गया। आ गया पूरा? ठीक है। तो बस देखो, घबराओ नहीं। यस सर। जनरली ये चीजें किसी को नहीं समझ आती। ठीक है, ये इंथैल्पी वाला जो चीज है, आप किसी से, मैं कहता हूँ आप सर्च करो यूट्यूब पे, अगर आपको कोई इंथैल्पी ऐसा समझा पाए। आपको बस कहेंगे क्या? इंथैल्पी इज अ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका सिंबल एच होता है, एच को आप मेजर नहीं कर सकते, आप डेल्टा एच को मेजर करते हो, और फिर ऐसे फॉर्मूला डेरिवेशन जो मैंने कराया था वो करा के दिखा दे, खत्म इंथैल्पी। तो ये चीजें थोड़ी मुश्किल है, मिलेंगी नहीं आपको ज्यादातर। फिर भी हमने कोशिश करी कि आपको समझा पाए कि जो हीट है वही एक्चुअल में इंथैल्पी है, लेकिन एक अलग केस में। अगर वो हीट कांस्टेंट प्रेशर पे नापी गई है, कांस्टेंट प्रेशर पे आप देख रहे हो, तो उसी को इंथैल्पी कह दो। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर बार बार बदल रहा है, तो कुछ और कहानी हो जाएगी, फिर तब की तब देखी जाएगी, बड़ी क्लासेस में पढ़ लेंगे, अभी तो छोटी क्लास में। ठीक है, तो 40 जूल हीट दी, लेकिन देखने में आया कि यार 30 जूल एनर्जी बढ़ी। अब घबरा गए कि दे 40 रहे हैं, बढ़ 30 रही है। क्या बढ़ रही है? इंटरनल एनर्जी। बची हुई 10 कहाँ गई? वर्क डन में लग गई, खत्म। तो वो हीट जो है उसको कहोगे इंथैल्पी। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर कैसा था? कांस्टेंट, दैट्स इट। एक ओके, पीयूष तिवारी तुम ही कह रहे थे कि सर आगे बढ़ जाओ। देखो अब तुमने पाया ना कि चीज आगे बढ़ जाते तो फिर कितना नुकसान होता। बोलो हाँ है ना? बोल दो पीयूष। पीयूष ने ही कहा था बच्चों अभी कि सर आगे बढ़ जाओ, छोड़ो इसको।
और अगर आप आगे बढ़ जाते तो ये बढ़िया चीज हमने बताई ये आपके दिमाग से रह जाती। लेकिन अब उम्मीद करता हूँ आपको इसको कर लोगे। ये नोट्स में नहीं है, नोट्स में नहीं है, इसको अच्छे से अपने नोट्स जब बना रहे हो उसमें डालो। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़ते आगे। सर आज आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। तुम कुछ खा रही हो दिशा, हर टाइम तुम कुछ ना कुछ खाती रहती हो, जब भी आती हो क्लास में कुछ ना कुछ खाती रहती हो। नर्स चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हर टाइम कुछ ना कुछ खाती रहेगी, हर टाइम जब भी इसको देखो ना। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ मुंह में भरा रहता है इसके। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, आपका नेट नहीं चल रहा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना, आज एकदम गजब की हमने चीज पढ़ाई है आपको। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर। हो मन नहीं कर रहा मिटाने, देखो कितना बढ़िया से प्यार से बोर्ड भरा हुआ है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना है तो मिटाना पड़ेगा ना। चलो क्योंकि कल मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ था अपनी परफॉर्मेंस से, तो जब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होता ना, मैं खुद ही दोबारा पढ़ाने लग जाता हूँ। यार जब तक मैं अपने अंदर से नहीं लगे ना कि यार बेस्ट दिया आज तूने, तब तक मजा नहीं है। सेम आपके लिए भी है, जब तक पढ़ते रहो और जब रात को सो तो ये सोचो कि यार क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया था, क्या बस मैं इतना ही पढ़ सकता था। अगले दिन आपको मोटिवेशन मिलेगी कि यार कल मैं 4 घंटे ही पढ़ पाया, 4 घंटे मेरा बेस्ट नहीं है, मैं 4.5 घंटे भी पढ़ सकता हूँ। फिर 4.5 पढ़ लिया, फिर रात में अपना सवाल पूछो अपने आप से कि 4.5 ही दम था, इतना ही दम था, 4.5 घंटे बस। फिर आपका दिमाग खुद से कहेगा कि अबे आधे घंटे तूने इंस्टाग्राम रील चलाई है, आधे घंटे तूने गेम खेला है, आधे 1 घंटे तो अपने दोस्तों में पार्टी करने चला गया था, उस समय को इस्तेमाल कर। फिर अगले दिन आप और पढ़ने लग जाओगे। तो ये अंदर से मोटिवेशन आएगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन ध्यान रखो बच्चों, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा दिन तक काम नहीं करती। आप संदीप महेश्वरी देख रहे हो, आप यूट्यूब पे लगातार वो 1-1 मिनट की शॉर्ट वीडियो देख रहे हो मोटिवेशन वाली, आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हो मोटिवेशन वाली, वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगी। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता बस। एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी आपको आगे नहीं लेके जाएंगे जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी। पीयूष कह रहा कौन देखता है ये सब चीजें? पीयूष सारे बच्चे देखते हैं बेटा, कुछ बच्चों को अगर छोड़ दें, सारे बच्चे आजकल इसी चीज में हैं, बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कि सर पढ़ाई में कैसे दिमाग लगाएं। अरे भाई पढ़ाई में बाहर से आप देखोगे, बाहर से वीडियो देखोगे कैसे लगाएं मन पढ़ाई में, 24 घंटे पढ़े, कैसे 12 घंटे पढ़े, कैसे 8 घंटे लगातार पढ़े, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, काम नहीं करेगा आपके लिए। एक्सटर्नल फैक्टर आपके लिए काम करेगा ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता बस। जब तक अंदर से नहीं आएगा कि यार मुझे ये बनना है, यार मुझे ना इतने पैसे कमाने हैं, मुझे अपने समाज में इस तरीके से नाम करना है, मुझे लोगों का भला करना है, अंदर से जब तक नहीं आएगा आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये लिख लो मेरी बात। मैं अब अंदर से मुझे आवाज नहीं आई कि यार तूने बढ़िया नहीं पढ़ाया, तो मैंने दोबारा पढ़ा दिया। वही आप लोग क्या कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो सर बढ़ जाओ आगे। वही 4 बच्चों ने तो रेज हैंड किया था, बाकी तो कहते बढ़ जाओ, तो इसका मतलब उनके लिए तो ठीक था, पर मेरे को अंदर से आवाज नहीं आई तो मैंने दोबारा पढ़ा दिया। तो आपको भी अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भाई तू पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है। अगर अंदर से आवाज अभी नहीं आ रही है तो बेफिक्र रहो, जरूर आएगी। एक समय पे आपको जरूरत महसूस होगी कि यार काश मैं पढ़ लेता तो मैं अच्छे आज पोजीशन पे होता, तो तब आप पढ़ना और चालू कर दोगे। पर तब तक वेट करो और लगातार अपनी मेहनत को लगाओ, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, आ जाओ। अब हीट कैपेसिटी मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया था ठीक से, इसका ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, पर फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो हीट कैपेसिटी क्या है, एक ये बॉडी है ना, ध्यान से सुनते जाना। एक ये बॉडी है और इसका तापमान 40 डिग्री है और आप इसको 41 डिग्री कर रहे हो। ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ हीट पकड़ाई, इसको हीट पकड़ाओगे तभी 40 से 41 हो जाएगा। तो जैसे ही 40 से 41 हुआ, इसी हीट को आप कहोगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्लियर। अब हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या ले, तो देखो सिंबल में सिंबल में कॉन्ट्राडिक्शन है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी हुई है। कहीं पे